हेलो। हेलो जी। तू आगे आ जा उठ के। तनिष्क, वहां से उठ। उठ जाओ, वहां से आगे आ जाओ। ये इसके येलो वाले के पास आ जाओ। आ जाओ। चलो। तो हो गया, मतलब रील वील बनानी है कुछ तो बना लो आप। तब तक अभी है 2 मिनट और। क्या चालू करें? दे लो, बना लो मतलब। हाँ, मैं लाइक करूँ। लाइव शेयर सब्सक्राइब सब करूँगा। फॉलो भी करूँगा, फॉलो भी करूँगा। कमेंट भी कमेंट नहीं करूँगा। कमेंट क्या करूँ उसमें? कमेंट कर दूंगा वाओ, अमेजिंग। लेकिन उसके लिए आपको कौन सा किस पे बनानी, भोजपुरी बनानी पड़ेगी, भोजपुरी। है ना? वो बताया था ना मैंने, एक बाप का होगी। चलो। ए बाबू हमका बनारस घुमाएदा। सुना। चलो। ऑनलाइन में कितने बच्चे बिहार से हैं भाई? रील बनाओ, रील हम लाइक करेंगे उसको। 10-15 पर है या 10 PM पर? किसी का सवाल है? 10-15 कहाँ है भाई? तो रुक जाते हैं, ठीक है। तब तक हम आ, सुना है आपने गाना? ए बाबू हमका बनारस घुमाएदा। यहाँ चलाना नहीं आता मुझे। नहीं आता। यूट्यूब। पर यूट्यूब आएगा तो इसमें आवाज थोड़ी आती है। वो वहां, अच्छा, इसको इसको ऐसे। ज्यादा पटाओ मत। अभी 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि इस बार अपन पास हो रहे हैं? हो रहे हैं क्या? कंफर्म तैयारी घर पे कर रहे हो? बीकॉम में तो लगे पड़े हो, कहाँ कर रहे हो कुछ? बीकॉम तुम लोग का हो गया। तुम्हारा तो अभी बाकी चल रहा है ना, प्रैक्टिकल वगैरह। तुम्हारा बाकी है? ऐसा कैसा कॉलेज है यार, इनका चल ही रहा है यार। तो दोनों साल एक साथ दे रही हो क्या? फर्स्ट दे दिया, अब सेकंड दे दिया, ऐसा कर रहे हो क्या? लास्ट था अभी? हो चुका? चलो। स्टार्ट करे। 1 मिनट और बचा है। गाना तो दिखा दूंगा यार। कल 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 दिखाऊंगा। कल आप रील बना के मुझे भेजना, फिर अपन यहाँ पे चलाएंगे। पर रील किस पर होनी चाहिए? भोजपुरी गाने पर होना चाहिए। क्योंकि अरे तुम कहाँ थे बे, केदारी? अरे यार, सुबह 9 बजे। फिर अपन फेस टू फेस को बंद कर देंगे यार, आते ही नहीं हो आप लोग। पता है, 5 लोग थे बस। सिर्फ 5 लोग थे। 1 2 3 4 5, आप 5 लोग थे बस। और 3 लड़के थे। एक दो दो 3 लड़के थे बस। तो यार तुम लोग तो लेट आए ना सब। इतना पंक्चुअल है फैकल्टी यहाँ पे यार। 9 बजे राइट क्लास स्टार्ट हो जाती है। राजस्थान ने क्या तोड़ा है ना कल। यशस्वी जायसवाल सेंचुरी मारा, सेंचुरी। राजस्थान की यार, रॉयल्स लोग हैं क्या, मुंबई मुंबई वाले। भाई भाई, पिंकी पिंकी ने मारा कितना। फेंट फेंट के नीला कर दिया।
उसको उसको अभी उसका डर देखो, पिंकी के सामने डर रहा है जो हार्दिक पांड्या। उसको आना चाहिए था तो नबी को भेजा, फिर उसको आना चाहिए था तो निहाल वडेरा को भेजा, और आया तो 10 गेंद में 10 पे आउट होके चला गया। कितना आप इतना खौफ देखा है आपने कभी? आपने मैच देखा? कल नबी की जब एंट्री हुई तो नबी की जगह किसको आना चाहिए था? हार्दिक को आना चाहिए था। और नबी जब खेल रहा था उसको लगा था, उछल कूद कितना मचा रहा था कि अब मैं जाऊंगा, निहाल वडेरा को भेज दिया। और यार डरने की हद होती है यार। फिर आया कौन? यशस्वी जायसवाल। उसने आके जो फैंटी लगाई है, जो मारा है, सब तरफ मारा, बुमराह तक को नहीं छोड़ा उसने यार। बस ये अच्छा नहीं करा, बाकी तो सब अच्छा करा उसने। और मार मार के बोल रहा था आ गया स्वाद सब। आह, मजा ही आ गया कल तो यार। आह, चलो सर, हमारे अगले महीने बीकॉम के एग्जाम है, बहुत बढ़िया। सर आरसीबी भी तो रॉयल्स है। आरसीबी की टीम में ना बाकी कोई साथ ही नहीं दे रहा उस गरीब का, बेचारे का, विराट का। पंजाब की टीम हारती है बस, वहां बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। प्रीति जिंटा बेचारी उदास है ना? प्रीति जिंटा कितनी सही लगती है, विराट कोहली से 6 महीने छोटी है बस। चलो तो स्टार्ट करें क्या? कैसे उदास हो जाती है ना जैसे ही विकेट लेते हैं पंजाब के। तो फिर अच्छा, पंजाब के मैच कभी देखना आप, उनको टेंशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जैसे पंजाब के चीयर लीडर्स होते हैं ना, इधर लड़कियां लड़कियां, पंजाब वाले ढोल लेके खड़े रहते हैं वहां पे, देखना कभी चौका पड़ेगा ढोल बजाएंगे, भंगड़ा पाएंगे, नाचेंगे। यहाँ पे अपना पंजाब का ही विकेट गिरा लेकिन उनको लगा कुछ तो हुआ है, ढोल बजा रहे हैं। और पीछे आप वो कैमरा ले जाओ तो सरदार जी नाच रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि चंडीगढ़ में मैच हो रहा है। उनको भी लगा है ढोल बजा मतलब नाचना था अपन को। कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वो बेचारी वहां दुखी होती है ना, तो ऐसे मेरे को बहुत बुरा लगता है। अच्छी है ना वो बहुत। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट। चलो सर, कल इंग्लिश का पेपर है, सेमेस्टर बैक का डर लग रहा है। इंग्लिश में क्या बैक लगाना है यार? इंग्लिश में कुछ भी लिखो सही होता है। तुमको ऐसा लग रहा है तुमको नहीं आती, जो चेक करेगा ना तुम्हारी उसको भी नहीं। बस ऐसी राइटिंग में लिखना कि जो तुम्हें भी समझना है, ताकि उसको भी नहीं आए तो वो भी ये सोचेगा कि सही लिखा होगा यार, खामगा क्यों फेल करो। चलो स्टार्ट करते हैं, और हमारा समय भी हो गया है, हमने कर लिया टाइम पास। चलिए जी, जय श्री कृष्णा। शैल वी स्टार्ट इट नाउ? यस, प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था इंपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, स्टार्ट किया था ना? नाम क्या था चैप्टर का? यस, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया था। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोग टैरिफ्स के ऊपर बात कर रहे थे। टैरिफ्स वाज क्या था? टैरिफ क्या थे? टैरिफ मतलब जो ड्यूटी, जो टैक्स वसूल करती है ना गवर्नमेंट इंपोर्ट पर, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने 3 4 5 डिस्कस किए थे। सबसे पहला हमने स्पेसिफिक टैरिफ पे बात किया था। जो लोग नहीं आए थे ध्यान से सुन लो। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब क्या होता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लेती है वो किस आधार पर लेती है, कि जितना यूनिट्स आप मंगा रहे हो, यानी कि माल की क्वांटिटी पर, मेजरमेंट पर, वजन पर। जैसे मान लो आपने 1 यूनिट मंगाया तो 10 रुपए टैक्स लगेगा, 20 यूनिट मंगाई तो 200 रुपए टैक्स लगेगा, 10 रुपए के हिसाब से। कितने का यूनिट है उससे कोई लेना देना नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैरिफ। इसके बाद हम आए थे एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब वैल्यू पर ऐड करो ड्यूटी को। तो वैल्यू के हिसाब से, यानी कि जितने का माल है उस पर ड्यूटी कंप्यूट होता है, 10%, 20%। हमने एग्जाम्पल भी लिए थे। यस, परसेंटेज ऑन मॉनेटरी वैल्यू। उसके बाद मिक्स टैरिफ। मिक्स टैरिफ में क्या था? दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो ले लो। उसके बाद कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ में दोनों भी ले लो, दोनों ले लो ये हम बोलते हैं। और महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? दोनों भी ले लो। चलो भी घुसा दिया। टेक्निकल एंड अदर टैरिफ। टेक्निकल अदर टैरिफ में क्या था कि जब आप कोई माल मंगाते हैं और माल के साथ में उसका कोई कंपोनेंट भी मंगाता है, तो माल की टैरिफ अलग होगी और उसके साथ में जो कंपोनेंट मंगा रहे हो उसकी टैरिफ अलग होगी। अगर आप बाइक मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बाइक की टैरिफ अलग होगी, और बाइक के साथ में बैटरी एक्साइड बैटरी है तो वो अलग होगी।
उसकी टैरिफ अलग होगी। तो यहाँ पर हमने सोलर पैनल का एग्जांपल लिया था कि मान लो सोलर पैनल पर टैरिफ ड्यूटी फिक्स लगा दी कि 3,000 रुपए है, और उस पे आपका उसकी बैटरी पर वजन के हिसाब से लगा दिया। ऐसी चर्चा हमने कुछ की थी, याद है कि भूल गए? हाँ यहाँ ओके। इसके बाद फिर हम आए थे टैरिफ रेट कोटाज, ये हमने बात नहीं किया। वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो। अब आगे टैरिफ रेट कोटाज में क्या होता है कि इसमें कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। कोटा क्या डिसाइड कर दिया जाता है कि यार जैसे ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत माल मंगाओगे तो उस पर हम आपसे ड्यूटी ही नहीं लेंगे, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा मंगाते जा रहे हो, तो फिर सरकार को लगता है कि यार अब इनसे ले लेना चाहिए। यानी कि अप टू अ सर्टेन लिमिट या तो बहुत नेग्लिजिबल ड्यूटी रेट होगा या फिर नील होगा। मान लो सरकार ने बोला कि ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अगर आप मंगाते हो तो 100 किलो तक मंगाते हो तो आप पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा मंगाते हो या लेकर आते हो तो फिर आप ये प्रैक्टिकली सोचो। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे आप दुबई गए, दुबई में सबसे ज्यादा, दुबई जाते लोग तो सबसे ज्यादा क्या खरीद के लाते हैं उधर से? सोना, गोल्ड। मतलब ये मान के चलो कि दुबई जो है विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स में से एक है गोल्ड को लेकर, सबसे ज्यादा सोना वहां से आता है। तो अब वहां पे क्या बोला कि यार आप 2 तोला अगर गोल्ड लाना चाहते हो तो आप उधर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले आओ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा लाओगे तो ड्यूटी लगेगी। यानी कि एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे विदेश से अगर आप लिकर लेकर आते हो, लिकर, लिकर मतलब समझते हो? शराब एक पेय पदार्थ होता है जिसको पीकर लोगों को मजा आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो अगर आप वहां से लिकर की बोतल लाते हो, क्या लाते हो? लिकर की बोतल, तो 2 लीटर तक, ये उदाहरण है, 2 लीटर तक आप ला सकते हो, कोई ड्यूटी नहीं लगी। 2 लीटर के ऊपर फिर धंधा कर रहे हो आप, इसका मतलब पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो सरकार कुछ प्रोडक्ट्स पर कोटा बना देती है कि इस कोटे तक अगर आप माल लेकर आते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर इससे बाद लेकर आए तो फिर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। यस ओके। तो इसे क्या बोल देते हैं अपन? कुटे गेला, ये टैरिफ रेट कोटास। इसमें लिखनी है क्या 1-2 लाइन? लिख लो। इसमें लिखो, कहाँ गया, ये रहा। लिखो इंपोर्ट एंटरिंग अंडर स्पेसिफिक कोटा पोर्शन आर इंपोर्ट्स एंटरिंग अंडर स्पेशल specific entering under specific quota portion are QUOTA quota portion are quota portion are lower tariff rate, subject to a lower subject to a lower tariff रेट। और जनरली क्या होता है? जीरो होता है, समटाइम्स जीरो। और उसके ऊपर लाएंगे तो फिर ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट्स अबव द क्वांटिटी, इंपोर्ट्स above the quantity, imports above the quantity, imports above the quantity of the quota of quota of quota face a higher या much higher टैरिफ। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, तो अभी जैसे कि एग्जांपल लिया अपन ने, एग्जांपल लिया कि 2 लीटर तक कोई प्रोडक्ट है वो एग्जम्प्ट है अबव 2 लीटर
मान लो 30% सरकार लगा रही है ड्यूटी, उदाहरण है ये, कोई भी 10 किलो तक फ्री है उसके ऊपर, 2 तोले तक फ्री है उसके ऊपर, बात समझ में आ रही है? तो कोटा डिसाइड कर दिए जाते हैं। कोटा जब जहां जहां कोटा, जनरली अपन पर्सनल कंजम्पशन के लिए ऐसा होता है ना कि आप विदेश गए, विदेश से आपको, जब आप विदेश जाओगे ना तो फिर आपको ये बताया जाएगा कि यार अगर तू विदेश जा रहा है तो वहां से ये ला सकता है, लेकिन बस इतना। इसका मतलब क्या है कि कोटा आपको डिसाइड कर दिया जाता है। आप गोल्ड ला रहे हो तो बस इतना ला सकते हो, आप आईफोन लेकर आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 50 आईफोन ले आओ, लेकिन आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक तो खरीद के ला सकते हो, बराबर है? तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है कोटा, और वो कोटा के ऊपर जाओगे तो फिर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने ड्यूटी पे किए बगैर लेकर आ गए तो क्या कहेंगे इसको? आपने क्या किया? स्मगलिंग किया। वेरी गुड। स्मगलिंग करना जो है अच्छी बात नहीं है। तो मैं मान के चलो लिख चुके हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया आपका टैरिफ, टैरिफ रेट कोटास। एमएफएन टैरिफ्स, एमएफएन टैरिफ क्या होता है यार? कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस, नाम से बोल दिया है कि मोस्ट फेवर्ड। जैसे अपन सार्क का ग्रुप है, इतना मालूम है क्या? सार्क ग्रुप का हिस्सा है अपन। अरे भाई हम SAARC, मोदी जी ने लिया था ना सार्क सम्मेलन यहाँ पर। तो हम लोग सार्क, जो एशियन कंट्रीज हैं, हम सब ने मिलकर एक संगठन बनाया सार्क, ठीक है? अगर हम सार्क को क्या करने वाले हैं, सार्क में मान लो 7 कंट्री है और वो 7 कंट्री में माल भेजना है या लेना है, तो वहां पर क्या बोला है कि वहां पर आप इन जनरल जो रेट रखते हो उससे कम रेट रखो, क्योंकि अपने वाले हैं। यस। तो एमएफएन कंट्रीज के अलावा अगर कोई और कंट्री को, जैसे मान लो एमएफएन कंट्री का 6% इंपोर्ट ड्यूटी है, तो अदर कंट्री से आ रहा है तो 12% या 15% होगा, क्योंकि वो हमारे अपने नहीं है। बाकी सब सपने होते हैं, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। तो यहां पर जो ये अप्लाइड टैरिफ है ना, ये अप्लाइड टैरिफ किस पर किया जाता है? अपने लोगों पर किया जाता है। और एमएफएन टैरिफ में स्पष्ट बोला है कि अदर देन मोस्ट फेवर्ड नेशंस, अदर देन मोस्ट फेवर्ड नेशंस से, मोस्ट फेवर्ड नेशंस से जो लिया जाता है उससे एक्सीड करके लिया जाता है ड्यूटी। मैं कंफ्यूज कर दिया क्या? जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस है यानी कि हमारे वाले हैं, उनसे अगर हम 8% ले रहे हैं, और जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस नहीं हैं उनसे हम 15% ले सकते हैं। उनसे जो माल इंपोर्ट हो रहा है उस पर ड्यूटी कितना लगा सकते हैं? ज्यादा लगा सकते हैं। तो जहां ड्यूटी ज्यादा लगेगी वहां से इंपोर्ट कम होगा, जहां ड्यूटी कम लगेगी वहां से इंपोर्ट ज्यादा होगा। तो अपने वाले, अपने जो मित्र राष्ट्र हैं, अपने ग्रुप, जैसे एक सार्क है, एक और नाम दिया है नाफ्टा, तो इनकी फुल फॉर्म्स आप मॉड्यूल में देखना, ठीक है? तो ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप के अंदर जो नेशन है ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस में आएंगे, और जो इस इन ग्रुप्स में नहीं है वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का हिस्सा नहीं होंगे, तो उनको रेट ऑफ ड्यूटी ज्यादा लगेगी। अप्लाइड टैरिफ क्या कहता है? कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस को रेट लगती है उसको अप्लाइड टैरिफ बोलते हैं। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। व्हाट इज वेरिएबल टैरिफ? वेरिएबल टैरिफ क्या होता है? इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको बाद में बात करेंगे एंटी डंपिंग के टाइम पे। एस्केलेटेड टैरिफ के ऊपर बात कर लेते हैं। एस्केलेटेड टैरिफ, एस्केलेटेड टैरिफ इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ध्यान से सुनना क्या होता है। एस्केलेटेड में क्या होता है? जैसे मान लो आपने रॉ मटेरियल मंगाया, जैसे आयरन ओर बना, आयरन ओर, आयरन ओर का रॉ मटेरियल मंगाया, सरकार ने बोला इस पे हम कितना ड्यूटी लेंगे? 4%। आयरन ओर से बना हुआ स्टील पाइप, क्या बनता है इससे? स्टील पाइप। स्टील पाइप बना बनाया अगर अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार ने बोला इस पे हम लेंगे 12%। यानी कि रॉ मटेरियल पे कम ले रहे हैं और फिनिश गुड्स पे ज्यादा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ऐसा? सरकार क्यों कर रही है ऐसा? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? सरकार को पूछो ना। हाँ,
कहाँ से आवाज आ रही है भाई? आदित्य, हाँ बोले। प्रोडक्शन इंडिया में और अगर हम पाइप देश के बाहर से मंगाना चालू कर देंगे तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप कब करेंगे? यस। सरकार ने क्या बोला कि मान लो कि पाइप बनाने का खर्चा आता है 100 रुपए, इंडिया में भी बाहर भी 100 रुपए खर्चा आ रहा है थोड़ी देर के लिए मान लो, लेकिन बाहर से मंगाओगे तो 112 रुपए का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12 रुपए सरकार ड्यूटी ले लेगी। तो यहीं बना लो यार। यस। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो सरकार थोड़ी सी ड्यूटी लेके आपको छोड़ दे रही है। क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल लेकर आओ और यहां पर फैक्ट्री डालो। यहां पर फैक्ट्री डालोगे तो यहां पर रोजगार मिलेगा लोगों को। लोगों के पास जितना सर्कुलेट होगा पैसा, जितना सर्कुलेट होगा वो नेशनल इनकम को बढ़ाता चला जाएगा। अपन ने बात किया था, मल्टीप्लायर में बढ़ा था। यस। लेकिन अगर आप क्या करोगे, पाइप इंपोर्ट कर लोगे तो फिर कहां सर्कुलेट हो पाएगा इतना? भाई आपने एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री में 100 लोगों को काम पे रखा, अगर एक बंदे का सैलरी मान लो 10,000 है उदाहरण के तौर पे, तो 100 बंदों का मतलब 10 लाख रुपए हर महीना फ्लो होगा मार्केट के अंदर। 10 लाख रुपए हम उनको देंगे। 100 बंदों का 10,000 के हिसाब से 1,10,00,000। हाँ ठीक है, 10 लाख हम उनको देंगे। 30 रुपए मान लो वो बचा लेते हैं, 3 लाख बचा लेते हैं, लेकिन 7 लाख तो बाजार में घूमता रहेगा। ये एक फैक्ट्री का कहानी है। तो ऐसे जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा पैसा रोटेट होगा। भाई वो 7 लाख रुपए बाजार में आएगा, बाजार में माल तमाम तरह के बाजार पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो सरकार को नेशनल इनकम में ग्रोथ होगी। लेकिन क्योंकि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के साथ हमारी कुछ ऐसे संधियां हैं कि हम इंपोर्ट के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो अब वो कह रहा है कि हम तो डायरेक्ट पाइप बना के ही बेचते हैं आपको, कि पाइप बना के बेचोगे तो 12 रुपए लेंगे और रॉ मटेरियल दोगे तो 4 रुपए लेंगे। आप देख लो, बात समझ में आ रही है? तो अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी तरह की ड्यूटीज लगाती है। उसमें एक वेरिएबल ड्यूटी भी होती है। वेरिएबल टैरिफ भी क्या होता है कि बाजार, विदेश से माल आ रहा है सस्ता और अपने यहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है महंगा, तो इसको बराबर करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है दैट इज वेरिएबल टैरिफ। कि ताकि ऐसा भाई ऐसा ना हो कि वो आ जाए हमारी मार्केट खत्म ही हो जाए। सीन समझ में आ रहा है? यस। तो दिस इज वेरिएबल एंड एस्केलेटेड। एस्केलेटेड ओके है, वेरिएबल ओके है। यस। चलो वेरिएबल के ऊपर लिख लो पहले कुछ। वेरिएबल में लिख लो 2 लाइन। वे ओहो सर को घुस गया है, तो सर हटा दो फिर यहां से। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, बस 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 बस, हो गया हो गया, बस चलो भाई। कहाँ है वेरिएबल? ये वेरिएबल, वेरिएबल टैरिफ में 2 लाइन लिख लो आप। लिखो अ ड्यूटी फिक्स टू ब्रिंग, अ ड्यूटी फिक्स्ड टू ब्रिंग, a duty fixed to bring the price of an imported, the price of an imported, the price of an imported commodity up to commodity up to the level, up to the level, up to the level of domestic support, of domestic support price for the commodity, support price। अरे यार ये बीच में आ रहा है, domestic support price, domestic support price for the commodity। फुल स्टॉप, खत्म। A duty is fixed to bring the price of an imported
कमोडिटी अप टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट में मिल रहा है उसके लेवल तक लाकर छोड़ देना। इसके आगे लिखो टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स, इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स। अभी चाइना कितने मजे लेता है आपने, हर चीज चाइना की बिकने लग गई, यहाँ की सारी इंडस्ट्री खा गया, और अपनी सरकार जो है कुछ नहीं कर पाती है। बहुत हरामखोर है, बहुत हरामखोर है। चाइना वाले पता है क्या करते हैं, बहुत शानपति क्या करते हैं, जैसे सरकार ने बोला ए तुम जितने का भी माल बेचोगे ना उस पर हम 50% ड्यूटी लेंगे, चाइना इसने बोला अपनी सरकार ने, सब बोला अच्छा किस पे लोगे, आपकी एमआरपी पे, कोई चक्कर नहीं। आपने देखा एमआरपी क्या डली होती है, आप चप्पल खरीदने जाओ चाइना की चप्पल जो इधर मिलती है 100 रुपए में मिल रही है मान लो आपको इधर, वो एमआरपी डालते हैं उस पर 3 रुपए, कितना डालते हैं 3 रुपए, 1.5 रुपए ले लो ड्यूटी। आपने देखा उनकी प्राइस देखा कभी, बहुत ही ज्यादा कम लिखी होती है, तो दुकानदार कहता है अरे ये प्राइस पे मत जा, ये तो फालतू फालतू है। कभी देखना आप चाइना के माल के ऊपर प्राइसिंग देखना आप, तो ऐसे बदमाश हैं वो। बट हमें करना है क्यों, क्योंकि उनके बीच हमारे उनके बीच में ट्रीटीज हो रखी हैं बिजनेस को लेकर, WTO हल्ला मचाता है, वर्ल्ड ट्रेड और जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व को देखता है, ग्लोबलाइजेशन पूरे मार्केट को देखता है। बट कहीं ना कहीं से अपन बचने के रास्ते निकालते हैं, वही रास्ते ये हैं, ड्यूटियां हैं, ड्यूटीज हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला ये भी लिख लो, एस्केलेटेड इंपॉर्टेंट यार, एस्केलेटेड लिख लो यार, इसमें भी आगे गंद फैला हुआ है, इतनी सफाई करो। किसका है ये, हटा देते हैं यार, किसको पता चलेगा, चुपचाप हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। चलो वैसे अगर आपने ये लिख दिया तो इससे समझ तो आ ही रहा है आपको, तो लिखने की जरूरत क्या है कि नहीं, आराम करो। बट आपको तो वो आता है ना, हाँ MCQ, तो इसका मतलब लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखो इन दिस, आपकी इच्छा है, मतलब मैं तो आपके फायदे के लिए बोल रहा था, इन दिस कुटेगेला nominal tariff rates on import, nominal tariff rates on import, nominal tariff rates on import of manufactured goods, are higher than the rates on intermediate inputs, और रॉ मटेरियल। लो लिख दिया, अब एग्जांपल लिखने की जरूरत तो है नहीं, फॉर एग्जांपल इतना है ना, ये 1 मिनट लिखने की जरूरत है ना, बताता हूँ ना अभी, ये देखो ये एग्जांपल है, देखो ये दिया एग्जांपल, अरे दिया है हाँ या हाँ, हाँ तो ये लिख लो आप, दिख रहा है अभी, लिख चुके क्या,
तमन्ना चौधरी जी वेरिएबल बता दो फिर से। वेरिएबल ये कहता है जी कि आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो माल और बहुत ज़्यादा सस्ते में आ रहा है तो हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे 10 रुपए में बिक रहा है और उधर से 7 रुपए में आ रहा है, तो 3 रुपए ड्यूटी उनसे ले लो, तो उनका भी 10 का हो जाएगा, अपना भी 10 का। फिर जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी उसका माल खरीद लिया जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी ही डब्बा है तो फिर यार इंपोर्ट किया हुआ माल बिकेगा और बिकना चाहिए भी, लेकिन आपकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ एक नंबर है। आप देखो यार, अभी जितने टीवी वगैरह जो भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, पहले के जो टीवी आते थे वो सीआरटी वाले आते थे पहले, कैथोड रे ट्यूब, वो हैवी सा, और उसमें ऐसे बटन टच पिच पिच पुच कुछ कुछ किच पिच कुछ ऐसे करना होता था, और वो गिरारी घुमाते थे अंदर की। किसी ने देखा वो वाला टीवी जिसमें उंगली से सेट करते थे? आप घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, उंगली पे निशान पड़ गया पर चैनल पकड़ नहीं आया। ऐसा होती है, उसमें गिरारियां होती हैं कुछ चक्कर सा। देखिए पुरानी टीवी। आजकल की टीवी क्या है, आप रिमोट हाथ में लेकर बैठो, 200-250 चैनल। पुरानी टीवी में कितने चैनल आते थे? 8-12 बस, सच बता रहा हूं। और पुरानी टीवी 10-10 20-20 साल आज भी उनको चालू करोगे तो चलेगी वो। और जो नई टेक्नोलॉजी अपनी ऐसी ऐसी आ रही, मुश्किल से 2 साल 3 साल में कभी सॉफ्टवेयर में लाइन आ जाती है, टीवी में एक साइड से लाइन आती है, कभी धब्बा आ जाता है, कुछ तो पैनल में प्रॉब्लम आने लगी है। तो सस्ते के पीछे भागोगे तो यार सस्ता मजे तो लेगा। पहले सब कुछ यही बनता था, एक एक चीज, मतलब इंपोर्ट भी करके लाते थे तो एकदम क्वालिटी चीज लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि यार प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर होना चाहिए। आजकल क्या है, हम ही लोग का गलती है, हम सस्ता ढूंढते हैं। अभी मान लो इंडियन कोई ब्रांड है और वो चप्पल बेच रहा है, बाथरूम में अपन यूज करते हैं, जो जनरली घर से बाहर नहीं पहनते वो, तो वो बेच रहा है 70 रुपए में, चाइना वाला 20 रुपए में दे रहा है, तो अपन 70 की क्यों खरीदेंगे यार, अपन तो 20 की खरीद लेंगे। चाइना का माल आने से मजा तो आया जिंदगी में थोड़ा थोड़ा, यस। लेकिन चाइना क्या अब से माल भेज रहा है क्या? चाइना तो कब से माल भेज रहा है, लेकिन चाइना को ये समझ में आ गया कि ये गरीब लोग है साला, इनको सस्ते में मजा आता है। और यहाँ के मिडिल क्लास भी अंदर से तो गरीब है, खाली दिखाते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं तो बेचारे गरीब, 20 वाली चप्पल पे ही हाथ रखेंगे। आज भी आप पुणे में कैंप में चले जाओ, कैंप में इतने सारे शोरूम दिखेंगे आपको, लेकिन वहां पर वो गाड़ी ठेला होता है ना, ठेला, ठेला समझते हो क्या? जो ठेला, उसके ऊपर आपको कैपरी बहुत सारी दिखेंगी, निक्कर दिखेंगे, टी शर्ट्स दिखेंगे, 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए। तो वो निक्कर जो शॉर्ट्स होती है, शॉर्ट्स निक्कर ही बोलते हैं शॉर्ट्स को, है ना? तो वो जो निक्कर आप मॉल किसी भी शोरूम में लेने जाओगे 300-400 की 60 में मिल रही है यार, घर पे ही तो पहननी है। तो अच्छे खासा रिच क्लास भी वहां से उठा रहा है, वो इंपोर्टेड है सेकंड हैंड। अपने यहाँ क्या होता है, अपने देश में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी अंत तक जान निकाल ली जाती है, अंत तक। आप टूथपेस्ट भी खरीद के लाते हो ना, तो टूथपेस्ट खत्म होती है तो खत्म नहीं होती है, अभी उस पर बेलन चलना बाकी है, पीछे से चलता है, और फिर उसे दबा दबा के पूरी जान, मतलब घर का हर सदस्य ताकत लगाता है, थोड़ी सी निकाल ही लेता है, और वो करने के बाद फिर पीछे से कटती है, और वहां से फिर उल्टा बेलन चलता है तो वहां से निकलती है थोड़ी। अपन लोग कपड़े खरीदते तो क्या करते हैं, अपन ने कपड़े खरीदे, अपना हो गया, अब लगता है अपने को पुराना हो गया, लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि अपना छोटा वाला पहनेगा। और मान लो फटने लगे हैं कपड़े, तो वो फटे हुए कपड़े, जो शर्ट है वो तो डस्टिंग के काम आ जाएगी, जीन्स से झोला बन जाएगा जिससे बाजार से सब्जी लाई जाएगी, मतलब हम सारा इस्तेमाल। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं, आपने कपड़ा पहना, आप बोर हो गए, आप फेंक दो उसको, वो फेंक देते हैं, डम कर देते हैं कि नया खरीदेंगे। उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, और वो बहुत ज्यादा घिसते भी नहीं है। अपन तो इतना पहन पहन के घिस देते हैं कि जब कपड़े धोने वाला धोता है ना, ब्रश मारता है, तो ब्रश मारते मारते उसका हाथ ही घुस जाता है कि अरे ये क्या हुआ, इतना इतना जीना हो जाता है कपड़ा। यस। तो फिर वो सेकंड हैंड जो मटेरियल होता है ना, यहाँ पर अपन लोग खरीदते हैं, बड़े शौक से खरीदते हैं, तो खरीदते हैं लोग, करते हैं। भारत है ये, विविधताओं का देश है ये। नेक्स्ट एक दो इंपॉर्टेंट और हैं, इनके ऊपर डिस्कशन कर लें ताकि ये ना रह जाए उसके। देखो इंपोर्ट सब्सिडीज छोड़ो भी,
प्रोहिबिटेड टैरिफ समझ लेते हैं। प्रोहिबिटेड टैरिफ क्या होती है कि कुछ ऐसे माल होते हैं जो जहां पर रेट ज्यादा, टैरिफ की बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब सरकार चाहती है कि ये कम से कम देश में आए तो ज्यादा अच्छा। यानी कि इंपोर्टेड सिगरेट्स हो गई, शराब हो गई, मतलब इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अपनी जनता को। तो कोई मंगाएगा तो बड़ा शौकिया बंदा होगा, और शौक बड़ी चीज है तो पैसा भी बढ़ा दो। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पर इसके आगे एग्जांपल आप लिख सकते हो, अल्कोहल, सिगरेट, अल्कोहल, दारू वारू, या लग्जरी कार्स, जैसे वो आई थी आपकी, यहां पे सबसे पहली फरारी किसके पास थी? सचिन तेंदुलकर के पास थी यार, सबसे पहली फरारी सचिन, और उस पे फरारी पे ड्यूटी कितना था? 100% था। अगर 2 करोड़ की फरारी खरीदी तो 2 करोड़ सरकार को भी दो, 4 करोड़ रुपए में आपको मिलेगी वो। 100% ड्यूटी था उस समय। तो ऐसी लग्जरी कार भारत में लाने से जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ठीक है भाई, हमको पैसे दो, आपको शौक है, आपको खुश लिए। और सचिन तेंदुलकर ने कौन सा खरीदी थी? सचिन को गिफ्ट की थी किसी ने, तो उसको सचिन का रथ बोलते थे, सचिन को भगवान बोलते थे, तो भगवान का रथ फरारी। एक फरारी के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, फरारी, वो सचिन की गाड़ी है। आपने देखी? नहीं, मालूम नहीं, होता शायद कुणाल खेमू था, मालूम नहीं यार। कुणाल खेमू को जानते हैं क्या? देखा नहीं कुणाल खेमू को? नहीं? अरे यार, तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा ऐसे तो। चलो, बाकी समझ आया प्रोहिबिटेड? तो इस पे लिखने की जरूरत तो है नहीं, लिखो। अब प्रोहिबिटेड टैरिफ इज वन, लिख लो। अब प्रोहिबिटेड टैरिफ, प्रोहिबिटेड टैरिफ, सर जी पोछा भी बना देते हैं। हाँ, पोछा बनता ही है, किसी का कहना है कि पोछा बंधा जाता है। अगर बनियान ज्यादा फट टूट गई है तो आपकी बाइक के अंदर घुस जाती है, वहां से गाड़ियां साफ होती हैं। तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को, और करना भी चाहिए भाई। तो होली पर पहनने के काम होली पर पहनने के भी काम आते हैं क्या पोछा? नहीं होली, बिल्कुल बिल्कुल, पुराने कपड़े होली पर पहनते हैं अपन, है ना, और दिवाली पे नए कपड़े। होली पे तो पहनते ही फाड़ने के लिए हैं कि फाड़ दो, तो कोई भी आके फाड़ जाता है। अब प्रोहिबिटेड टैरिफ इज वन दैट इज सेट सो हाई, that is set so high that no imports can enter, that no imports can enter, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगा दी जाती है ताकि इंपोर्ट हो ही ना, इस तरह का प्रोडक्ट हो गए। लेकिन खुजली है किसी को तो फिर है तो है। नो प्रोडक्ट्स कैन एंटर, नो इंपोर्ट्स कैन एंटर, लिखा। चलो खत्म। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी यार, एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD। अब ध्यान से सुन लो, इसको मैं लिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम भी नहीं है, लेकिन सुन लो। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि कुछ देश ऐसा करते हैं, फॉरेन कंट्री में अपने माल को डंप करते हैं। डंप का मतलब क्या है कि आपने माल बनाया 10 रुपए में, हम भी 10 रुपए में बना रहे हैं, लेकिन आपने वो माल हमारे देश में डंप कर दिया 7 रुपए में। हम 10 का बना रहे हैं तो हम 15 का बेचेंगे, लेकिन आपने तो डंप कर दिया 7 रुपए में। यानी कि अब हमारे देश में माल जो हम 15 में बेच रहे हैं वो 8 या 10 रुपए में आपका माल बिकेगा, तो हमारा माल कौन खरीदेगा? ये क्यों करते हैं? मत नुकसान खा रहे हो, यस नुकसान खा रहे हैं, 3 रुपए का नुकसान खा रहे हैं भाई। 10 रुपए कॉस्टिंग उनकी भी लगी, 10 रुपए कॉस्टिंग हमारी भी लगी, लेकिन वो हमारे पास डंप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को खा जाए। धीरे 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 लोगों की जबान से ना, आपको पता है कि जबान पर कस्टमर के नाम रहता है तब तक प्रोडक्ट जिंदा रहता है, जबान से नाम गया प्रोडक्ट खत्म। बहुत पहले ना, चलो वो विज्ञापन की बात बाद में करेंगे, लेकिन बात समझ में आ रही है आपको? तो वो एंटी डंपिंग, अब इस डंपिंग का असर खत्म करने के लिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है कि तुमने 7 रुपए में भेजा, हम 3 रुपए टैक्स लगा देंगे।
तुम 6 रुपए में भेज रहे हो, हम 4 रुपए ड्यूटी लगा देंगे। तो उसका असर निपटाने के लिए सरकार क्या करती है, एक पर्टिकुलर फिक्स ड्यूटी लगा लेती है, लेकिन वो लोग फिर कोई दूसरा नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, इसलिए चाइना का माल सस्ता। हेलो, एक ही बीमार था। चलो, तो हम कुछ तो बात कर रहे थे। हाँ भाई, एक एक समय था जब चाइना का माल बहुत 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 सस्ता होता था, लेकिन अब चाइना का माल भी थोड़ा थोड़ा महंगा होने लगा। तो सरकार को जैसे जैसे चीजें पकड़ में आती है वैसे वैसे ड्यूटी या प्रोविजंस बनाती जाती है। लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता देखकर और उसको वापस से, तो वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक बिजनेस को खत्म। तो इंपोर्ट जितना कम करो सस्ते माल का, उतना ज्यादा आप जो है अपना प्रोडक्शन बना सकते हो। नहीं तो हमारे इसको खा जाते हैं। एंड तो इस ये खा ना जाए। एंटी डंपिंग का मतलब, डंपिंग का मतलब होता है कि वो लोग अपनी कॉस्ट से भी कम पर माल इधर फेंक रहे हैं, डंप कर रहे हैं हमारे देश में। ह्यूज मटेरियल डंप कर रहे हैं, हर तरह का मटेरियल। अगर देखो तो चाइना का हर, जो भी आप यूज करते हो ना, वो सब चीज चाइना से मिल जाती है आजकल। चाइना का हर चीज का वो तोड़ बना के दे रहे हैं वो लोग। उनको पता है क्यों? क्योंकि भाई मोदी जी आज इतने बड़े कैसे बन गए, विश्व में कैसे इज्जत आ रहे, हमको बेच के आते हैं मोदी जी। कि विश्व में डंका, विश्व में डंका, अरे काय का डंका, लग गई लंका। हर जगह जाके हमें बेच कर आ रहे हैं मोदी जी, मालूम है क्या आपको? हमारे देश में इतने करोड़ जनता है, आओ धंधा करो, फेंको माल, डम करो, कोई चक्कर ही नहीं है, खरीदेंगे ये लोग। वो बोलते हैं वाह मोदी जी, वाह 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 यार, वाह यार, वाह यार। तो वाह तो करेगा अगला, उसको धंधा मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे ये पूरे विदेशों में जा जाके इन्होंने बिजनेस किया। कुछ जगह अच्छी स्कीम्स भी आई, लेकिन कुछ जगह ये डंप वाला सीन भी बना। तो आया, डंप हुआ। एक समय आ जाता है कि नहीं यार अब नहीं चाहिए, अब स्वदेशी स्वदेशी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्यों मेक इन इंडिया का राग लाप रहे हैं? क्योंकि यार डंप करा करा के फैक्ट्रियां खत्म हो गई हैं। फैक्ट्रियां खत्म हो गई हैं तो जीडीपी बनेगा कैसे? क्योंकि जीडीपी तो फैक्ट्री होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा सर्कुलर फ्लो हुआ पैसे का, तब जाकर जीडीपी बनेगी। इसलिए मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को अब रोया जाता है। लेकिन तब विदेशों में गुणगान हो रहा है। विदेशों, अरे हम बिक रहे थे वहां। भाई अब सबसे बड़ा पावर क्या होता है? कस्टमर बेस होता है। और हम हैं इतने करोड़ यार, पूरे विश्व का मेरे ख्याल से अपन सेकंड, थर्ड, सेकंड नंबर की अपन पॉपुलेशन है। फर्स्ट हो गए क्या अभी? चाइना के ऊपर कहां गए अभी? चले गए? तो यार नंबर, इतना कस्टमर, इतना कस्टमर। आपको कहीं जाके धंधा करना है तो आपको तो झुक के ही चलना पड़ेगा। सामने वाला बोलता है, मैं बोलता हूँ ऐसे, अरे आप क्या, हमें धंधे से मतलब है यार। तो वो लोग इधर आते हैं, इधर आके धंधा करते, धंधा करके हमें निपटा के चले जाते हैं। तो फिर उसके पीछे पॉलिसीज बनाई जाती है और ये ड्यूटीज लगाई जाती है। एंटी डंपिंग इज ओके, इसको लिखने का बाद में देखेंगे। एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है? सीवीडी भी बोलते हैं इसको, सीवीडी। काउंटर से सी, वेलिंग से वी, ड्यूटी से डी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ओ सर फर्स्ट होंगे पॉपुलेशन में। नहीं सर, फर्स्ट हो गए हैं। अरे वाह, देखो मैं अपडेट नहीं था, लेकिन यहाँ आप लोग अपडेटेड है। कोरोना में वो लोग कम हो गए। कोरोना में वो लोग कम हो गए। हाँ। कोरोना में उनके पास बहुत काम था और अपने पास कोई काम नहीं। उनको अस्पताल वगैरह बनाने थे, ये वो सब। अपन को कुछ नहीं करना था, क्योंकि था ही नहीं अपने पास कुछ कि जो मर रहा है मरने दो, बाकी आप फ्री हो तो आप कुछ कर लो। तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, है ना? आराम करो। कोरोना में वो कम हो गए और हम बढ़ गए, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये जो कोरोना, कोरोना नहीं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जैसे क्या होता है, सरकार क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर आपको सब्सिडी देती है। एक्सपोर्ट पर आपको सब्सिडी मिल रही है।
यानी कि दुबई गवर्नमेंट क्या करती है, दुबई से सोना सस्ता क्यों आता है? क्योंकि सरकार ने बोला कि अगर तुम गोल्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो करो, तुम पे टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा। तो मान लो 100 रुपए का सोना हमारे यहां भी है, 100 रुपए का आपके पास भी है, हमको मान लो 20% टैक्स देना ही पड़ता है, यानी कि 120 का है। और वहां की सरकार क्या कह रही है, एक्सपोर्ट करोगे, अरे 20 रुपए टैक्स नहीं लेंगे और 10 रुपए हम तुम्हें सब्सिडी जेब से दे देंगे। यानी कि आपका सोना 90 का, हमारा 120 का है, तो सस्ता तो हो ही गया। और फिर आप पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो पूरे विश्व से ला के फॉरेन करेंसी अपने देश को दे रहे हो। तो दुबई गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको सब्सिडी दे रखी है बहुत सारी, तो उस सब्सिडी की वजह से रेट का डिफरेंस आ गया गोल्ड का। तो जितनी उस सरकार ने सब्सिडी दे रखी है ना, दुबई सरकार ने, उस सब्सिडी के बराबर हम ड्यूटी वसूल कर लेंगे। तुम घुसाओ 90 का माल, हम उस यहां पर लोगों को पहुंचाएंगे ये 120 में, तो हमारा भी 120 का, तुम्हारा भी 120 का। बात समझ में आ रही है? उसकी सब्सिडी को नलीफाई करने के लिए उसके इक्विवेलेंट ही हम लोग ड्यूटी रख देते हैं। इस तरह की ड्यूटी को काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उधर की सरकार ने, मान लो जो उदाहरण अपन दे रहे हैं कि 100, मान लो यहां पर हम 120 रुपए में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोग भी 120 में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये 20 रुपए हमारा टैक्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो। वो खुश हो गया दुबई वाला। फिर उसने क्या बोला सरकार ने कि 10 रुपए और हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि तुम्हारा माल हो गया 90 का, अब बेचो, पूरा बाजार खा जाओ सालों। ठीक है, और अपने यहाँ 120 में, तो अपना बिकेगा क्या यार? बिल्कुल नहीं बिकेगा, बराबर। तो हमारी सरकार को ये जो क्या सुनारों का वो होता है ना एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन जो भी होता है, वो लोग गए कि यार ऐसे ऐसे आ रहा है सर, हम तो फिर हमारा तो घरेलू धंधा ही खत्म हो जाएगा, सब दुबई से गोल्ड मंगाया करेंगे। सरकार ने बोला चिंता मत करो, ये 90 का उधर से आ रहा है ना, इन पे अपन क्या करते हैं, 30 रुपए ड्यूटी लगा देते हैं। तो 30 पे ड्यूटी लगाएंगे तो यहाँ कितने का बढ़ेगा, 120 का। उनके मंसूबों पे पानी फेर देते हैं अपन। तो सीवीडी कितना होगा, जितना उधर की सरकार ने उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिए हैं, सब्सिडी दे दी है, तो उसको नलीफाई करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, इसको सीवीडी बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्लियर है? यस। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट। आपसे एक अनुरोध है कि एक बार घर पे इसे गो थ्रू कर लेना। पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको, चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर 9 पॉइंट कुछ तो है, 9 पॉइंट कहाँ रे, 9.16, 9.16, ये टैरिफ का पोर्शन यहां से स्टार्ट होता है 9.16 से। तो आपसे अनुरोध है आप इसको एक बार गो थ्रू करें। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।